नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक कंपनी में आप फ्रॉड कैसे डिटेक्ट कर सकते हो फ्रॉड होने के पहले, और बाद में आपका जो लॉस है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। हम इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपने लास्ट 1 या 1.5 सालों में ये देखा होगा कि कंपनी के जो पर्टिकुलर ऑडिटर्स होते हैं या उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, इन्होंने काफी रिजाइन किया है। और उसके बाद में कुछ तो पर्टिकुलर एक फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता था और इसके बाद में उसका जो स्टॉक है वो काफी नीचे गिर जाता था, और इसके कारण जो रिटेलर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप ये जो पर्टिकुलर जो फ्रॉड है वो आगे जाके कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। तो काफी रिटेलर इन्वेस्टर्स ने मुझे ये पूछा था कि मैं एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और अभी ये जो स्टॉक है उसमें कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हो गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे जो लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है, तो हमें पहले देखना है कि बाइंग के पहले सोचना है, और बाइंग के बाद में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ऐसे पर्टिकुलर केस में। तो आज मैं आपको ऐसे 10 फैक्टर्स बताऊंगा कि जो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर ये जो स्टॉक है इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, या इनके जो प्रमोटर्स है वो आगे जाके कुछ पर्टिकुलर फ्रॉड कर सकते हैं। तो उसमें से पहला फैक्टर है जो हमें देखना है कि मैनेजमेंट या पर्टिकुलर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है। तो मुझे लगता है 60% की शेयर होल्डिंग जो है वो ठीक है, या इससे ज़्यादा भी काफ़ी अच्छा है, पर इसके नीचे जनरली हम लोग अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सपोज मैनेजमेंट को ही या उनके प्रमोटर के ही अपने जो स्टॉक या उनके जो बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एज अ आउटसाइडर शेयर होल्डर या एज अ स्मॉल शेयर होल्डर उस पर ट्रस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें पहले देखना है कि मिनिमम 60% शेयर होल्डिंग वो प्रमोटर की या उनके मैनेजमेंट की है या नहीं। तो जो सेकंड फैक्टर है जिसके बारे में हमें देखना है कि पर्टिकुलर मैनेजमेंट के ये जो होल्डिंग है उसमें से प्लेज शेयर्स कितने हैं। क्योंकि एज पर जो सेबी का गाइडलाइंस है इंडिया में, तो कोई भी मैनेजमेंट या प्रमोटर अपना जो बिजनेस है उसके 75% मैक्सिमम जो पर्टिकुलर होल्डिंग है उतना होल्ड कर सकता है टोटल शेयर्स के। पर सपोज कोई एक मैनेजमेंट या उनके प्रमोटर ने 75% स्टेक होल्ड किया है और उसमें से जो मैक्सिमम है वो शेयर प्लेज्ड है। तो सपोज ज़्यादा शेयर प्लेज हो गए या उनके पर्टिकुलरली जो प्रमोटर्स है उन्होंने ये जो शेयर्स है उसके अगेंस्ट लोन लिया है, तो ये एज अ कॉमन शेयर होल्डर काफ़ी वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमें देखना है कि मिनिमम जो पर्टिकुलरली उनका जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज हो, और जो शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी जितने कम प्लेज शेयर्स हो गए मैनेजमेंट के वो काफ़ी अच्छा है। अभी हम थर्ड फैक्टर के बारे में देखते हैं जिसको मैनेजमेंट रिन्यूमरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट कितनी सैलरी ले रही है अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए। तो जनरली कोई कोई मैनेजमेंट रहती है वो पर्टिकुलरली अपनी जो सैलरी है वो पर्टिकुलरली प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है। यानी मैनेजमेंट को सपोज एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो मैनेजमेंट अपने ये जो प्रॉफिट है उसके 5 या 10% की सैलरी लेती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और कभी कभी एक ऐसा भी हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो टैक्सेस है वो थोड़े रिड्यूस कर देती है, या उनके रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स है इसमें मैनेजमेंट अपने जो एक्सपर्टीज है उतना उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही है, और ये जो फैक्टर्स है उनके प्रॉफिट्स के वो एक्सटर्नल है। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी जो पर्टिकुलर सैलरी है वो कुछ उनके जो पर्टिकुलर उनको वो कैसे काम करते हैं या उनके जो एक्सपर्टाइज कैसी है इसके रिगार्डिंग लिंक्ड होनी चाहिए, ना कि कंपनी के कितने प्रॉफिट्स है। इसीलिए एक पर्टिकुलर अच्छी मैनेजमेंट हमें देखना है तो उनके जो प्रॉफिट्स होती है और उनके जो सैलरी है इसमें ज़्यादा कुछ लिंक्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो मैनेजमेंट रिन्यूमरेशन है या उनकी जो पर्टिकुलर सैलरी है वो आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो, और हर एक जो मैनेजमेंट होती है वो अपने जो पर्टिकुलर सैलरी है वो मेंशन करती है एनुअल रिपोर्ट में। और कोई कोई मैनेजमेंट ये भी मेंशन करता है कि वो पर्टिकुलर उनके जो प्रॉफिट्स है उसके कितने % एज अ सैलरी ले रहे हैं। तो अभी हम फोर्थ फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो डिविडेंड का है। तो हमें ये देखना है कि पर्टिकुलरली मैनेजमेंट जो है वो अपने डिविडेंड्स कितने पे कर रही है। तो डिविडेंड पे करना एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो अभी हम देखते हैं कि डिविडेंड पे करना क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल या इतना अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी डिविडेंड पे करते हैं तभी एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो वो इंडिया में ऑलमोस्ट 33% का टैक्सेस है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा निगेटिव हो सकता है। और आप देखोगे जो बर्कशायर हैथवे ये जो कंपनी है जो वॉरेन बफेट ने शुरू की थी,
तो इसके इंसेप्शन यानी इसके स्टार्ट से उन्होंने कभी भी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड नहीं पे किया, यानी उन्होंने डिविडेंड पे करने के बाद एज अ पर्टिकुलरली टैक्स कभी पे नहीं किया, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर वो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर है और उनको पता है कि ये पर्टिकुलरली कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो इन्वेस्ट करके या कोई तो पर्टिकुलर एक्विजिशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट को सपोज ये पता है कि उनके एक्सपांशंस में या उनके पर्टिकुलर कोई एक्विजिशन में उनके कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सपोज मैनेजमेंट यूज़ कर सकती है, तो मुझे लगता है कि डिविडेंड पे करना इतना कुछ अच्छा नहीं है। पर आप इंडिया में देखोगे तो पूरी जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी जो ऐसी कंपनीज है वो प्रॉफिट्स तो दिखाती है पर डिविडेंड नहीं पे करती। और मुझे लगता है इसका एक प्रॉब्लम है कि एक उनके जो प्रॉफिट्स है वो रियल में प्रॉफिट्स ही नहीं होते, एक मैनेजमेंट क्या उनके जो ऑडिटर्स होते हैं वो कुछ अलग अलग जो नंबर्स है उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए इंडिया में डिविडेंड पे करना एक थोड़ा बेटर है, क्योंकि डिविडेंड पे करने समय एक्चुअली हमें समझता है कि कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट्स कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैनेजमेंट जब भी डिविडेंड पे करती है तभी उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो तभी हमें एज अ कॉमन शेयर होल्डर या एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर हमें ये समझता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो रियल में है और सिर्फ एक एंट्री नहीं है। अब तक हमने जो टोटल 4 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मैनेजमेंट रिन्यूमरेशन या उनके पर्टिकुलरली शेयर होल्डिंग कितनी है, प्लेजिंग कितनी है या डिविडेंड कितने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो सारे फैक्टर्स है ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है, यानी इस सब की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के जो डिस्कशंस होते हैं या उनके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं या एनुअल रिपोर्ट से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हम कुछ अलग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स कहते हैं। तो उसमें से जो पहला फैक्टर है इसमें हमें देखना है कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है या अपने जो उनके जो सैलरी होती है वो कैसे वो स्पेंड करते हैं या उनके पर्टिकुलर लाइफस्टाइल क्या है। और इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे एक दोस्त से डिस्कशन किया था जिनका कोई एक पर्टिकुलरली रिलेटिव्स का एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें वो बोल रहे थे कि मैनेजमेंट या जो प्रमोटर्स होते हैं वो अलग अलग कुछ फ्रॉड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कंपनी को ज़्यादा कुछ प्रॉफिट्स हो नहीं रहे हैं, पर एट अ सेम टाइम उनके जो प्रमोटर्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि बहुत एग्जॉटिक कार्स या बहुत अलग अलग ओवर प्राइस जो कार्स होती है महंगी महंगी, उसमें वो अपने जो पैसे वो उससे खरीद सकते हैं या अलग अलग विलास या बड़े बड़े बंगलोज वो ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि जो मैनेजमेंट है उनका बैकग्राउंड क्या है और वो अपने जो प्रॉफिट्स है या उनके जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है या जो कंपनी के जो पैसे हैं उसका क्या तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में पर्टिकुलरली हमें ये भी देखना है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके बारे में कुछ पर्टिकुलरली सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर का ऐसा जो बैकग्राउंड होगा तो आगे जाके एक इन्वेस्टर या एक आउटसाइडर इन्वेस्टर थोड़ा पहले सोचेगा उनके कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके बाद में हमें यह भी देखना है कि जब भी मैनेजमेंट के टीवी पे इंटरव्यूज होते हैं तभी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है क्या या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने जो टारगेट्स है या उनके जो पर्टिकुलरली एस्टिमेटेड प्रॉफिट के टारगेट्स है या जो मार्जिन के टारगेट्स है वो तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है कि मैनेजमेंट एग्रेसिव होकर बहुत ज़्यादा टारगेट्स देती है और बाद में कंपनी उनको अचीव नहीं कर सकती है और बाद में फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी ने या उनके मैनेजमेंट ने डाउन साइकिल में कैसे परफॉर्म किया है, क्योंकि अप साइकिल में तो काफ़ी अलग अलग जो कंपनीज होती है या उनके मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि जो कंडीशंस होते हैं वो काफ़ी फेवरेबल हो जाते हैं, उनके मार्जिन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो तभी हमें समझता नहीं कि मैनेजमेंट का क्या क्वालिटी है या मैनेजमेंट के क्या एक्सपर्टाइज है, बट हमें एक्चुअल मैनेजमेंट जो रियल मैनेजमेंट है या उनके जो एक्सपर्टाइज है वो डाउन साइकिल में ही समझ में आते हैं। इसीलिए हमें ये पर्टिकुलरली देखना है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया या पर्टिकुलरली कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, वो जब भी डाउन साइकिल में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है तभी कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स है वो कैसे प्रोडक्ट कर रही है या उनकी जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलरली कैसे हो रही है, ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोज वो डाउन साइकिल में सर्वाइव करते हैं तो आगे जाके अप साइकिल में वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो पर्टिकुलरली स्मॉल या मिड कैप ये जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी अलग अलग मैनेजमेंट जो होती है वो अपने प्रॉफिट लॉस या उनके जो बैलेंस शीट में कैश तो शो करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी शो करते हैं, बट मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी का चेक करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप अलग अलग जो स्टोर्स है या अलग अलग उनके जो क्लाइंट्स है, उनके जो सप्लायर्स है, इनके साथ थोड़ा बात करने के बाद अपने आप को एक्चुअली जो सिचुएशन है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको मनपसंद के वीडियोस में भी काफ़ी थोड़ा डिटेल में बताया था इसके बारे में। और ये जो पर्टिकुलर अप्रोच होता है इसको स्कटलबट अप्रोच कहते हैं,
जिसको फिलिप फिशर इन्होंने इन्वेंट किया था, और उन्होंने उनका जो कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट है, ये जो बुक है उसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने दिया है। तो ये जो स्कटलबट अप्रोच है, जिसमें हम पर्टिकुलरली रिटेलर या उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जिससे बात करते हैं, जिससे हमें पर्टिकुलरली एज अ वो जो बिजनेस है उसमें हम इन्वेस्ट करें या नहीं, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है, इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और लास्ट जो फैक्टर है, 10th फैक्टर, जिसमें हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस है या नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल सपोज कनेक्शंस होते हैं, वो कोई पर्टिकुलरली एक टाइम फ्रेम के लिए, या जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी वो स्टेट में या वो पर्टिकुलरली एक नेशन में एक्टिव है, तब तक ये बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। और उसके बाद में ये जो बिजनेस है उसमें काफ़ी उनका प्रॉब्लम हो जाता है, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और मार्जिन कम हो जाते हैं, और इसके बाद में उनके जो पर्टिकुलरली शेयर प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाती है, और पर्टिकुलरली रिटेलर्स का इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलरली हमने 10 फैक्टर्स आज हमने अलग अलग डिसाइड किए हैं या देखे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आप ऐसा थोड़ा डिटेल में सर्च करोगे या एनालिसिस करोगे, तो आपका ये जो पर्टिकुलर फ्रॉड है कोई मैनेजमेंट करती है, इससे आप काफ़ी बच सकते हो, और आगे फ्यूचर में आपको जो लॉस होता है उसमें आप काफ़ी उसमें अवॉइड कर सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।